हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सिमरन। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो देखिए क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस में जब रिएक्शन होता है तो क्या एक प्रोडक्ट देता है वन बाय सर्टेन लॉ। इसी लॉ पे उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्या होता है? केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो एक प्रोडक्ट देता है वो किसी स्पेसिफिक लॉ पे, तो वो हमारा क्या होता है? लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कहाँ पर? क्लास 9 के सिलेबस के हिसाब से तो दो लॉ पढ़नी पड़ेगी हमको। वो है पहला जो लॉ है वो हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो पहला लॉ है वो हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम लोग इसको बारीक एक एक करके बारीकी से इसको जानेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या समझा रहा है कि मास ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही बनाया जाता है इन अ केमिकल रिएक्शन। समझा रहा है? अब यहाँ डिटेल सब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि मास ना ही बनता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जितना आप रिएक्टेंट को ऐड करते हैं उतना ही हमारा प्रोडक्ट मिलता है। समझ आ रहा है? यहाँ देखिए जैसे हम समझते हैं ये हमारा हो गया, जैसे हमारे ए और बी हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। हमारा ए और बी हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। और ए बी जो बन के आ रहा है ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन के पहले का है, ये जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और ये जो रिएक्शन होने के बाद जो बन के आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि इस लॉ के हिसाब से कि मास हमारा ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है केमिकल रिएक्शन में। अब देखिए इसको समझते हैं कैसे। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर हम इसको क्या करें तो ये हमारा होता है 2H2O। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है? हमारा वाटर। ये हमारा जो बनाता है ये हमारा क्या होता है? वाटर। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 1 into 2 मतलब 2 into 2 कितना होगा? 4 प्लस ये 16 into 2। और यहाँ पे देखा जाए तो 4 प्लस 16 into 2, ये भी हमारा हो गया, ये भी 36 हो गया, ये भी हमारा 36 हो गया। तो समझ में क्या है? जितना हमने रिएक्टेंट मिलाया है, ठीक है, ये 4 हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ भी 4 हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी क्या हमारा है? 2 ऑक्सीजन है। तो सब में जितना हमारे रिएक्टेंट होते हैं उतना ही हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ना ही उसमें इंक्रीज होता है ना ही उसमें डिक्रीज होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन। सो हमारा जितना ही रिएक्टेंट होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा। समझा रहा है? तो ये होता है हमारा केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही हमारा प्रोडक्ट का मास होता है। आप यहाँ एग्जांपल से समझ गए होंगे। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक ए हमारा है, अगर ये हमारा 20 ग्राम मिला रहे हैं प्लस बी हमारा है, ये हमारा अगर 30 ग्राम मिला रहे हैं तो जो हमारा ए बी बन के आएगा वो होगा हमारा टोटल 50 ग्राम। ठीक है, ये हमारा होगा 20 प्लस 30, ये क्या होगा हमारा 50। तो इधर देखा है ये भी 50 ग्राम और ये भी हमारा है क्या है? 50 ग्राम होता है। तो अब देख सकते हैं जितना हमारा रिएक्टेंट होता है
सकते हैं हमारा आफ्टर रिएक्शन तो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है। तो आप यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आसानी से आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो हमारा है वो हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से एक प्योर केमिकल कंपाउंड क्या होता है? ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर सेम प्रोपोर्शन। मतलब क्या होता है कि प्योर केमिकल कंपाउंड जो दिया जाता है वो सेम एलिमेंट कंबाइंड होकर सेम प्रोपोर्शन बाय मास से। अब ये समझ क्या इसको समझते हैं, देखिए जैसे हमारा होता है यहाँ पे H2O, समझ में आ रहा है? अभी क्या होगा, इसका जो सेम प्रोपोर्शन मतलब इसका कभी चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे, अब यहाँ हमारा कितना हाइड्रोजन कितना है 2, इसके रेशियो देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन के जो मास है वो कितना है 16। समझ में आ रहा है? अगर इसको हम कट करें तो 1:8। अगर ये कंपाउंड है हमारा H2 कंपाउंड है तो कभी भी कितना भी इसमें ऐड करे या डिक्रीज करे, इसका जो रेशियो बन के आता है वो हमारा हमेशा 1:8 में ही बन के आता है। समझ में आ रहा है? 1:8 में ही बन के आता है। अब चलिए हम इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। तो आपको मालूम है कि क्या होगा, इसके बीच में तो ऐड कर नहीं सकते हैं, तो इसको बाहर ही करते हैं। तो आप पेन मिलाकर तो क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा कि इसको आपको बैलेंस कैसे करते हैं। तो हम इसको बाहर ही इसको करते हैं, इसको बाहर से ऐड करते हैं। जैसे हमारे 10H2O, तो अब इसको देखिए इसका रेशियो क्या आ रहा है, ये कितना हो गया 10⁻20, ये होगा 16:160। समझ में? अब इसको करें तो 0 से 0, 2 1 2, 2 8 60। मतलब ये कितना भी कुछ भी करो, इसका जो हर एक कंपाउंड का अपना एक फिक्स रेशियो होती है। तो वो अपना फिक्स रेशियो उसमें क्या करे, कुछ भी ऐड करे या कुछ भी उसमें सब निकाले, फिर भी हमारा उसका रेशियो क्या होता है, वो हमेशा सेम ही आएगा। उससे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये क्या होता है 1:8 में हमारा वाटर हमेशा वाटर की जो रेशियो होती है वो हमारा 1:8 में ही पाई जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समझ में? तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एटॉमिसिटी के बारे में। एटॉमिसिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एटॉमिसिटी के बारे में तो देखिए एटॉमिसिटी के बारे में क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एटम एक मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं वही क्या होते हैं, एटॉमिसिटी कहलाते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल्स में जितने हमारे एटम का कॉम्बिनेशन हुआ है वही हमारा क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है। एक बार और समझते हैं, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मतलब कि जितने भी नंबर हमारे एक मॉलिक्यूल्स बनने में जितने हमारे एटम जुड़ते हैं, जितने भी एटम जुड़ के हमारे एक मॉलिक्यूल्स बनता है, जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ना, जो जुड़ते एटम हैं वही हमारे एटॉमिसिटी कहलाते हैं। समझना है? अब यहाँ देखिए जैसे हमारा आर्गन है, ये क्या है, आर्गन है। तो ये आर्गन हो गया। तो इसका क्या एटॉमिसिटी है, मोनो पीस होता है एक, आर्गन अकेला है तो ये क्या हो गया, इसकी एटॉमिसिटी हो गया 1। क्या हो गया इसकी एटॉमिसिटी 1। अब आगे देखिए हीलियम भी क्या है, ये भी अकेला है तो ये भी हमारा क्या हो गया 1, इसकी एटॉमिसिटी होती है। अब वही ऑक्सीजन की बात की जाए तो हमारा ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऐसे बनता है, एक एटम प्लस एक एटम, दोनों मिलकर हमारा क्या होते हैं 2 एटम। समझ? ये हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने हमारे हो गए एटॉमिसिटी, कितने ऑक्सीजन मिले हुए हैं आप देख सकते हैं, कितने ऑक्सीजन मिलकर बने हैं 2। तो इसका होगा डाई एटॉमिक। क्या होता है इसे, डाई एटॉमिक बोलते हैं, क्योंकि ये 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। जो जितने एटम से मॉलिक्यूल्स मिलकर बना होता है वही उसका एटॉमिसिटी होता है। तो आप आर्गन देखे थे वो एक है तो मोनो एटॉमिक हो गया, और हीलियम है वो भी एक है तो मोनो एटॉमिक हो गया। ऑक्सीजन है उसके क्या है 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है तो वो डाई एटॉमिक हो गया। अगला देखिए जो फास्फोरस है वो कितने 4 पीछे
4 पी से मिलकर बना है, 4 फास्फोरस मिलकर बने हैं फास्फोरस, ये हमारे होते हैं टेट्रा एटॉमिक। क्या होते हैं? टेट्रा एटॉमिक। सुनना है? सल्फर हो गया, ये हमारे 8 सल्फर से मिलकर बना होता है, ये होता है पोली, मतलब 4 से अधिक हो से पोली एटॉमिक कहते हैं, 4 से अधिक है, ये पोली एटॉमिक हो गया। ओजोन होता है तो हमारे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा होता है, ये होता है हमारा O3, ये हमारा होता है ट्राई एटॉमिक। तो ये हमको समझ में यहाँ आ गया कि जितने हमारे एक मॉलिक्यूल बनने में जितने हमारे एटम की रिक्वायरमेंट पड़ी है, जितने एटम से मिलकर बना हुआ है, वही हमारा एटॉमिसिटी कहलाता है। सुनना रहा? तो अब समझ में आ गया होगा। मोनो एटॉमिक से होता है, एक से मिलकर बना उसे मोनो एटॉमिक बोलते हैं, 2 से मिलकर बना उसे डायटोमिक बोलते हैं, 3 से मिलकर बना उसे ट्राइटोमिक बोलते हैं, 4 से मिलकर बना उसे टेट्राएटॉमिक बोलते हैं, जो 4 से अधिक से मिलकर बना होता है उसे पॉली एटॉमिक कहते हैं। तो आपको एटॉमिसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है वो है हमारा आयन। आयन किसे कहते हैं? देखिए, an ion may be defined as an atom or group of atom having positive or negative, मतलब एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वही हमारे आयंस कहलाते हैं। सुनना रहा? एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उसके ऊपर जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, यही हमारे आयंस कहलाते हैं। सुनना रहा? जैसे यहाँ देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज में सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस का, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव आयन है। ये हमारा ये होते हमारे, ये हमारे आयंस होते हैं, ये हमारे आयंस होते हैं। ठीक है, +1 का +1 का +2 का आयन +3 है, ये निगेटिव में देखिए, ये माइनस का ये जो प्लस और माइनस के जो चार्ज लगे होते हैं यही हमारे आयंस कहलाते हैं। तो आगे हम टॉपिक में बात करेंगे प्लस और ये माइनस, 2 + 3 कैसे आते हैं, सब हम ये निकालना सिखाएंगे। तो आज का बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें।